फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी ज्योत्सना शर्मा। आज लास्ट क्वेश्चन लेके मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 जनरली कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में, यानी एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको फाइनल में एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं, एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में ट्रेंड है कि 7 क्वेश्चन बेसिकली थ्योरी का होता है, ठीक है। बट होता क्या है कि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि हमें आते हैं, बट हम कहीं ना कहीं उसमें कुछ मिस्टेक कर देते हैं। पूछा यूज़ होता है, बता हम डेफिनेशन देते हैं। पूछा लिमिटेशन होता है, बट हम पूरा चीज़ मीनिंग डिफाइन कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। तो फिर 4 मार्क्स में से सिर्फ 1 मार्क्स ही हमें अलॉट होता है, यानी हमें सिर्फ 1 नंबर मिलेगा, बाकी के 3 नंबर गए। टाइम कम है, सबसे बेस्ट है ये अटेंड कर लो, क्योंकि इसमें फटाफट हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इस पर आपको पॉइंट क्लियर नहीं है या आपको नहीं आता, बहुत कुछ मन से लिखना है, तो प्लीज़ इसे अटेंड मत करिए, क्योंकि अगर आपने मन से लिखा तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। उन्होंने कुछ और पूछा, आपने कुछ और बता दिया, तो वो सारा पेपर आप पूरा एक पेपर पे वर्क करके आओगे, लेकिन वो ऐसे क्रॉस करेंगे और वहाँ पर 0 अलॉट करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी पास्ट एग्जाम्स की कॉपीज़ मंगवाई भी होगी इंस्टीट्यूट से, और बहुत बार नोटिस भी किया होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर आपको इनमें से 5 पॉइंट्स गिवन होते हैं और उसमें से हमें करने होते हैं एनी 4 आउट ऑफ फॉलोइंग 5, हमें 5 में से 4 को प्रोवाइड करना है। अगर आपको उनमें से 2 या 3 आते हैं तो भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, क्योंकि इससे आपका टाइम सेव होगा। लास्ट में जब हमारे पास एक कॉपी जारी होती है, ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि हमें एग्जैक्ट 3 आवर्स ही मिलते हैं, 3 आवर्स नहीं, 15 मिनट्स हमें कॉपी पेपर पहले मिल जाता है, तो पेपर पढ़ने के मिलते हैं। देन 5-7 मिनट हमें उस टाइम में मिल जाते हैं जब मैडम हमसे कॉपी कलेक्ट करी होती है, या हॉल में हमारा नंबर अगर पीछे बैठे हैं हम, तो हमें 2 या 3 मिनट्स वो भी मिल जाते हैं। तो उन 2 या 3 मिनट्स में भी हम कुछ डाटा लिख सकते हैं। लास्ट टाइम तक होप मत छोड़िए, बिकॉज अगर आप पहले ही अच्छे से पेपर बंद करके बैठ गए, सब कुछ कर लिया, और फिर बाहर निकल के बोलते हो यार मैं कुछ कर सकता था, वो 1-1, 2-2 नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं सीए के एग्ज़ाम में। 39 और 40 में सिर्फ 1 मार्क्स का डिफरेंस होता है। 38, 40, 39, 40 बहुत प्रॉब्लम होती है जब इतने से इतने मार्क्स देखते हैं और हमें लगता है यार 1 नंबर और मिल जाता। तब तक अपनी कॉपी में फाइट करिए नंबर लाने के लिए, जब तक कि एग्ज़ाम का एग्ज़ामिनर आपके पास खुद नहीं आ जाए कॉपी लेने के लिए, कॉपी आपसे खुद नहीं ले ले, तब तक ऐसा नहीं कि आपसे छीना झपटी करनी है। लेकिन लास्ट टाइम तक एफर्ट्स लगाइए कि कॉपी में कहाँ नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। 7th का ए पार्ट बहुत अच्छा था। बजट का कह दो या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कह दो, जैसी भी आपकी चॉइस हो। क्या था 7th की ए पार्ट में? फर्स्ट पार्ट में था, एक कंपनी 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई। अगर किसी ने प्रैक्टिस मैनुअल ढंग से किया तो ये सम आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी मिल जाएगा और बजटरी में भी मिल जाएगा। प्रोडक्ट ए रिक्वायर्ड 5 आवर्स एंड प्रोडक्ट बी रिक्वायर्ड 10 आवर्स। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर्ड 5 आवर्स एंड ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी रिक्वायर्ड 10 आवर्स, ठीक है। इन अ मंथ 25 इफेक्टिव वर्किंग डेज, 25 घंटे होते हैं इफेक्टिव वर्किंग, 8 आवर्स अ डे। हमारे पास में एक महीने में 25 दिन होंगे और हर दिन हम 8 घंटे काम करा सकेंगे। 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड 600 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट वाई वर प्रोड्यूस्ड। कितनी यूनिट्स बनाई है हमने एक्चुअल में? 1600। द कंपनी के पास में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉई हैं? 50 एम्प्लॉइज़। हमारे पास में टोटल 50 वर्कर्स हैं जो हमारा काम करते हैं। एंड बजटेड आवर्स फॉर अ ईयर 1,02,000 फॉर द ईयर। कैलकुलेट कैपेसिटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड इंटर रिलेशनशिप भी बतानी थी, यानी 4 चीज़ें हमें इसमें डिफाइन करनी थी। फर्स्ट कैपेसिटी, एफिशिएंसी, एक्टिविटी एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी एंड एक्टिविटी। कैसे करेंगे? यानी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और 4 रिक्वायरमेंट आपसे है, तो आपको हर रिक्वायरमेंट का 1 मार्क्स मिलेगा। क्लियर ही नज़र आ रहा है ना? और नीचे के पॉइंट्स में भी हम ऐसे ही करेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है, हमें 4 पॉइंट लिखने हैं। लिमिटेशन पूछी तो भी हम 4 दे के आएंगे, यूज़ पूछा है तो भी हम 4 बता के आएंगे, डेफिनेशन में कुछ पूछा है तो भी हम 4 बता के आएंगे। यानी 4 मार्क्स का पॉइंट है, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम 4 पॉइंट्स प्रोवाइड कर देंगे। इसे कैसे करें? ए, जो गिवन है डाटा सिर्फ वो लिखते हैं। बी, प्रोडक्ट एक्स एंड वाई है, राइट। एक्स के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है? आवर्स रिक्वायर्ड
5 hours and then 10 hours for y. नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस हुई है? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट x एंड 600 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट y. द कंपनी के पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं? हमारे पास में टोटल 50 नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास में है. 25 डेज इन अ मंथ एंड 8 आवर्स पर डे वर्क हो रहा है. अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो कितना मल्टीप्लिकेशन पे कितना आएगा? 50 वर्कर्स इंटू 25 डेज इंटू 8. $50 इंटू 25 इंटू 8, 10,000 आवर्स. ये क्या हुए हैं? ये कौन से आवर्स हुए? ये हैं एक्चुअल आवर्स वर्क. इतने घंटे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली वर्क हुआ है. कितना वर्क हुआ है? 50 वर्कर्स हैं, 25 डेज हैं, 8 आवर्स वो पर डे वर्क कर रहे हैं. इट मीन्स टोटल आवर्स वर्कड इन एक्चुअल 10,000 आवर्स. समझ आया? आगे बोलो. थर्ड पॉइंट लिखते हैं. स्टैंडर्ड में कितने आवर्स चाहिए थे? स्टैंडर्ड आवर्स चाहिए थे 5 आवर्स वो प्रोडक्ट x एंड 10 आवर्स वो प्रोडक्ट y. इतनी यूनिट्स एक्चुअल में बनी है. तो हमें आवर्स चाहिए थे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 1000 इंटू 5 प्लस 600 इंटू 10, 6000 प्लस 5000 इक्वल टू 11,000. ये हमारे पास आ गया कौन सा डाटा? एक्चुअल आवर्स पर मंथ, जो एक्चुअल आवर्स वर्क हुआ है. ये है स्टैंडर्ड आवर्स. एक चीज़ और चाहिए हमें, और वो भी हमें नीचे गिवन है, बस्टेड आवर्स, पर वो पर ईयर है. कितना है पर ईयर? 1,02,000 डिवाइडेड बाय ये 2000, 1,02,000 पर ईयर है. ये चीज़ क्या है? मंथली. ये चीज़ क्या है? मंथली. तो इसको भी मंथली ले आए. या तो इन दोनों को ईयरली लाओ या इसको मंथली ले आओ. बेटर है ना, इसको मंथली ले आते हैं. कितना होगा मंथली? मंथली हमारे पास होगा 1,02,000 डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स. पर मंथ 8,500 आवर्स. अब सुनना कैसे निकालते हैं. ये बहुत इजीली निकलता है और बहुत अच्छे से निकलता है. कैसे निकालेंगे? सबसे पहली चीज़ मैं आपको बिना किसी फॉर्मूले की ये बताती हूँ कि कैसे निकालेंगे इसको. और ये चीज़ यहाँ सीख लेना. सिर्फ ये इस मोटिव से मत सीखना कि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को. इसके कॉन्सेप्ट को कैसे सॉल्व करते हैं वही सीख लो. 5th पॉइंट, कैपेसिटी रेशियो. यहीं से सीख लो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में वापस सीखने की ज़रूरत नहीं है आपको. अगर ऐसा आया तो क्या चीज़ पढ़ रहे हैं हम? कैपेसिटी रेशियो. कैपेसिटी अब मैं आपको बताती हूँ कैपेसिटी क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है. कोई फॉर्मूला, कोई स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 50% स्टूडेंट मैं श्योर हूँ एग्ज़ाम में ये चीज़ करके आए, बट यहाँ आकर इस तरीके से लिखा एक्चुअल आवर्स अपॉन बस्टेड आवर्स लिखें. नहीं, ऐसे नहीं करेंगे. ऊपर क्या आता है? बस्टेड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स आता है क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं आता. फिर क्या आता है? स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स होता है क्या? ये तो पता है कि कुछ ना कुछ डिवाइड होता है, बट एग्ज़ाम में जाके वो सारी कन्फ्यूज़न आ जाते हैं जो हमें घर पे कभी नहीं आए होते हैं. मेरे साथ भी होता था. जो 5 बार उस क्वेश्चन को सॉल्व किया, 4 बार किया, 2 बार किया, लेकिन कभी वो डाउट नहीं आया. पेपर में जब वो क्वेश्चन सामने नज़र आया तो बहुत सारे डाउट अपने आप आना शुरू हो गए. जो चीज़ पहले 2 महीने 3 महीने पहले सोची ही नहीं थी, वो पता नहीं कहाँ से क्लिक होना शुरू हुई. अरे ये भी तो हो सकता था, अरे ये भी तो हो सकता था. और बेसिकली ऐसे फॉर्मूलाज में तो ये होता ही है.
ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा भूल गए, या तो बहुत अच्छे से रट के आओ। अब वो काम सबसे तो होता नहीं है, सबके पास इतना दिमाग नहीं होता, गॉड गिफ्ट नहीं होता कि जैसा देखा फीड हो गया माइंड में ऐसे कैसे। तो हम क्या करते हैं, हमें पता होता है कि कुछ चीज़ तो ऊपर आएगी तो एक्चुअल आवर्स अपॉन बस्टेड आवर्स करें क्या, नहीं, फिर काटते हैं, फिर लगता नहीं बस्टेड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स कर देते हैं। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं आपको बताती हूँ, जिससे आपको ये कहीं करना ही नहीं पड़ेगा ऊपर नीचे। पहले हम आंसर प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद हम उसका ऊपर फॉर्मूला लिखेंगे। हम कितने घंटे काम कर सकते थे बजट में। हमारी फैक्ट्री ओवरऑल काम कर सकती थी 8500 आवर्स। अगर हम एक रूटीन के बेस पे काम करते तो कितने घंटे हम काम कर सकते थे, हम काम कर सकते थे, हमारी फैक्ट्री में मशीन्स वर्क कर सकती थी या लेबर वर्क कर सकते थे 8500 आवर्स। गॉट इट, समझ आया। कितने घंटे काम कर सकते थे हम, हमारी कैपेसिटी थी 8500 घंटे काम कर सकते थे हम एज पर बजट। बजटेड कैपेसिटी पर मंथ 8500, बट एक्चुअल में कितना वर्क हुआ, एक्चुअल वर्क कितना हुआ, हमने कितने घंटे काम किए। कोई आके हमसे पूछे आपकी फैक्ट्री नॉर्मली कितना काम कर सकती थी एक महीने में, हम उन्हें कहेंगे 8500 घंटे वर्क हो सकता था, 8500 आवर्स वर्क एज पर बजट पर मंथ, हमारी इतनी कैपेसिटी है। बट आपके वर्कर ने कितना किया एक्चुअल में पता नहीं कैसे, लेकिन कहीं ना कहीं ओवर टाइम किया, कुछ भी किया, वेस्टेज जो टाइम कम जा रहा होता है, वेस्ट हो रहा होता है, उसको बचाया, कैसे भी किया पता नहीं, उन्होंने 10,000 आवर्स वर्क किया है। क्योंकि वो 50 वर्कर्स हैं, 25 डेज वो आए हैं और 8 आवर्स पर डे उन्होंने इफेक्टिवली वर्क किया है। कितने आवर्स वर्क हो गया हमारा 10,000। जहां आपकी फैक्ट्री सिर्फ 8500 आवर्स वर्क कर सकती थी, उन्होंने वर्क किया है 10,000 आवर्स। गॉट इट। तो मैं आपसे पूछूं कि हमने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा यूटिलाइजेशन किया या कम किया, बट ऑब्वियस कोई भी कहेगा मैडम ज़्यादा किया। मेरी कैपेसिटी थी कि एक फैक्ट्री के अंदर जिसमें मैं काम कर रही हूँ 8500 आवर्स ही वर्क हो सकता था, बट हमने कर कितना दिया 10,000। कैपेसिटी से ज़्यादा यूज़ किया या कम यूज़ किया, कैपेसिटी से ज़्यादा यूज़ किया। मैम कैपेसिटी से ज़्यादा यूज़ तो हो ही नहीं सकता, हो सकता है, क्योंकि जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, अगर आप उसको सेव कर लो तो हो सकता है कि कहीं इन 25 डेज़ में हमने बजट के अकॉर्डिंग 24 डेज़ या 23 डेज़ ही फैक्ट्री रन होती हो, लेकिन उन्होंने 25 डेज़ रन कर ली, एक दिन ज़्यादा बुला लिया सुपरवाइज़र ने सब वर्कर्स को, कुछ भी किया, 10,000 घंटे काम हो गया, तो हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा हुआ है, मोर देन 100% वर्क हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 10,000 आवर्स वर्क हुआ है किसके बजाय 8500 आवर्स के बजाय वर्क हुआ है 10,000 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100, बिकॉज हमें रेशियो बताना है। क्या चीज़ मैंने ऊपर लिखी, क्या चीज़ नीचे लिखी, एक्चुअल आवर्स अपॉन बस्टेड आवर्स। याद मत रखो, सिर्फ डाटा लिखना, ये देखना कि क्या कितना है। जैसे ही आप डेटा लिखोगे आपको पता लग जाएगा कि 100% से ज़्यादा आने वाला है कि कम आने वाला है। अगर आपकी जितनी भी मशीनों की कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा वर्क होता है तो 100% से ज़्यादा है। हमने वर्क किया 10,000 आवर्स, कैपेसिटी एज पर बजट 8500, देन कैपेसिटी रेशियो 10,000 डिवाइडेड बाय 8500 इंटू 100, 117.64 कैपेसिटी रेशियो इज 117.6465 जो भी है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या निकालें हम, अब एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी रेशियो निकालें, कैसे निकालें, अब एफिशिएंसी में क्या आएगा, स्टैंडर्ड आएगा ऊपर, बजट आएगा ऊपर, फिर वही कन्फ्यूज़न शुरू, फिर दिमाग दौड़ना शुरू हो गया। इसके लिए भी क्लियरली ये कर लेते हैं। एफिशिएंसी बताती इफेक्टिवनेस, कैपेसिटी बताती आपकी कितनी कैपेसिटी थी, आपने कितना यूज़ किया। एफिशिएंसी बताती है उसको कितना इफेक्टिव यूज़ किया। एक छोटा सा पॉइंट बोलती हूँ, 2 स्टूडेंट्स हैं या ऐसा कह देते हैं 2 वर्कर हैं। जनरली कंपनी काम करती है 8 आवर्स पर डे, 2 वर्कर हैं, एक ए और एक बी। ए डेली 10 आवर्स वर्क करता है, लेकिन जब हम उसका आउटपुट चेक करते हैं तो वो सिर्फ 8 आवर्स 8 यूनिट्स। छोटा सा एग्जाम्पल है, सुनना, पूरा क्लियर हो जाएगा ये।
8 आवर्स एक कंपनी में वर्क होता है डेली एंड नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड बाय कंपनी 8 इन 8 आवर्स। अब एक वर्कर ए 10 आवर्स ईच डे वर्क करता है बट नंबर ऑफ यूनिट्स देके जाता है सिर्फ 7। वर्कर बी सिर्फ 6 आवर्स वर्क करता है और चला जाता है और नंबर ऑफ यूनिट्स दे जाता है 8 यूनिट्स। अब आपसे दोनों के बारे में कोई ओपिनियन मांगे, वर्कर ए के बारे में ओपिनियन दो और वर्कर बी के बारे में ओपिनियन दो, तो क्या दोगे? वापस से एग्जांपल रिपीट कर रही हूँ, सुनना फटाफट। 1 डे 8 आवर्स वर्क होता है एक फैक्ट्री में एंड नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस 8। वर्कर ए ईच डे वर्क करता है 10 आवर्स एंड नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस 7। वर्कर बी 6 आवर्स, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस 8। आपसे इन दोनों के बारे में कोई ओपिनियन मांगे कि चलो आपके वर्कर ए और वर्कर बी के बारे में आपकी कोई ओपिनियन बताओ हमें या कुछ बताओ इसके बारे में, तो आप क्या कहेंगे? आप उसी वक्त कहेंगे वर्कर ए की काम करने की कैपेसिटी ज़्यादा है। काम करने की कैपेसिटी मतलब रुकने की कैपेसिटी तो उसकी ज़्यादा है, वो 10 घंटे तक रुक जाता है, हम 8 घंटे की जगह रोज़ डेली 10 घंटे काम कर देता है वो। उसकी कैपेसिटी काम करने की ज़्यादा है बट इफ़ेक्टिवनेस कम है। इफ़ेक्टिवनेस कम होने की वजह से कितनी यूनिट्स प्रोवाइड करता है वो? सिर्फ 7, जबकि करनी कितनी चाहिए? 10। वर्कर बी की कैपेसिटी काम करने की नहीं है बट इफ़ेक्टिवनेस बहुत है। 6 आवर्स में वो 8 यूनिट प्रोड्यूस करता है और हमें दे जाता है। कैपेसिटी का मतलब होता है कि आप कितना काम कर सकते हो और एफिशिएंसी में हम बताते हैं उसकी इफ़ेक्टिवनेस कितनी है। मैं एक बुक लेके बैठ गई, 4 घंटे तक मैं उस बुक को पढ़ती रही। मैं 12 घंटे पढ़ सकती हूँ डेली, मेरी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, बट उस 12 घंटे में इफ़ेक्टिव सिर्फ 4 आवर्स की स्टडी निकलती है, तो मेरी क्या कम है? एफिशिएंसी। एक दूसरा बंदा है, बहुत बार होते हैं ना ऐसे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं पूरा दिन घूमते हैं, सब जगह घूमाते हैं, फिर भी उनकी इफेक्टिवनेस बहुत अच्छी होती है, फटाफट पढ़ते ही सब कुछ याद हो जाता है। वो बैठेगा 4 घंटे सीट पे, लेकिन उस 4 घंटे में भी वो आउटपुट 4 आवर्स के इक्वल निकाल लेगा, तो उसकी कैपेसिटी तो कम है, वो कम पढ़ता है, लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत इफेक्टिव वे में वो पढ़ता है। तो वही चीज़ हम यहाँ करते हैं। कैपेसिटी रेशियो में क्या होगा? एक्चुअल आवर्स अपॉन बस्टेड आवर्स इंटू 100। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? कितने घंटे वर्क किया लेबर ने? 10 आवर्स। एक्चुअल आवर्स वर्क 10, बट कितने घंटे का काम किया? हमारे अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड में जो काम 11 आवर्स में होना चाहिए था, वर्कर ने कितने आवर्स में कर दिया उसको? 11,000 आवर्स का वर्क वर्कर ने कर दिया 10,000 आवर्स में इंटू 100। फॉर्मूला क्या होगा? स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100, 110%, 110%। ये होगा एफिशिएंसी रेशियो। लास्ट वन कौन सा निकालना है हमें? एक्टिविटी रेशियो। वो इन दोनों को मर्ज करके निकलता है। या तो आप इन दोनों रेशियोज़ को मल्टीप्लाई कर दीजिए या आप इन दोनों फार्मूलाज के बेस पे नया फार्मूला बना लीजिए। कैपेसिटी रेशियो और एफिशिएंसी रेशियो के बेस पे निकलता है एक्टिविटी रेशियो। या तो मैं इन दोनों को लिख दूँ एक्चुअल आवर्स अपॉन बस्टेड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स से एक्चुअल आवर्स कैंसिल, फाइनली इसका फॉर्मूला बनता है स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन बस्टेड आवर्स इंटू 100, बिकॉज ये दोनों को ही बताता है। आप अगर फाइनल आंसर को भी मल्टीप्लाई करोगे सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं हमारे? 11,000 डिवाइडेड बाय बस्टेड आवर्स कितने हैं? 8,500 मल्टीप्लाई बाय 100। 11,000 डिवाइडेड बाय 8,500 इंटू 100, 129.41%. Got it? 129.41%। एक्टिविटी रेशियो कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी को कंबाइन करके बताया जाता है। या तो आप दोनों फाइनल आंसर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमेशा सही होगा, या फिर दोनों फॉर्मूलाज को सॉल्व करके इस तरीके से एक नया फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आया यहाँ समझ में? ये 3 पॉइंट्स 1 मार्क्स 3 मार्क्स मिल गए हमें। लेकिन एक उन्होंने लास्ट में और पूछा था हमसे, इंटर रिलेशनशिप बताइए। ऑल्सो
कैलकुलेट इंटर रिलेशनशिप या ऑल्सो डिफाइन इंटर रिलेशनशिप। इंटर रिलेशनशिप इसी के रिस्पेक्ट में बतानी थी हमको कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, एक्टिविटी रेशियो से आए ही ना। बट मैंने अभी अभी आपको क्या बोला था बहुत बार कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो भी सेम आंसर आएगा। इंटर रिलेशनशिप में भी वही बताना है हमको। इंटर रिलेशनशिप में क्या बताएंगे हम, एफिशिएंसी रेशियो मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटी रेशियो इक्वल टू एक्टिविटी रेशियो। रिलेशनशिप बताना है दोनों का। फॉर्मूला बेस पे तो हमने वहाँ बता दिया। तो अब 6 पॉइंट इंटर रिलेशनशिप जो बताएंगे वो बताएंगे कैपेसिटी रेशियो मल्टीप्लाई एफिशिएंसी रेशियो इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं, इक्वल टू एक्टिविटी रेशियो। गॉट इट। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगर दोनों के फाइनल आंसर को, तो वो क्या आ जाएगा, एक्टिविटी रेशियो आ जाएगा। अगर इंटर रिलेशनशिप नहीं पूछी जाती है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्टिविटी रेशियो इस प्लेस पे भी निकाल सकते हो। अगर आपने इस प्लेस पे मल्टीप्लाई करके निकाल दिया है तो ये वाला इंटर रिलेशनशिप में चेंज कर देना। कितना आया था हमारा, 117 इंटू 110% आया था, इंटू 11764 डिवाइडेड बाय 100। 110 इंटू 117.64 डिवाइडेड बाय 100, 129.40%। ये हो गया इंटर रिलेशनशिप। अगर नहीं निकाल के आए तो नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन आए और इंटर रिलेशनशिप पूछा हो तो ज़रूर बताना। 1 मार्क्स यहाँ मिलेगा, 1 मार्क्स यहाँ मिलेगा, 1 यहाँ मिलेगा और 1 यहाँ मिलेगा। तो 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे आपको। गॉट इट। चलो अब इस तरीके का क्वेश्चन आया तो प्लीज़ गलत मत करना। इसके नीचे के 4 क्वेश्चंस कौन से थे, प्योरली थ्योरी क्वेश्चन थे। कौन कौन से, सबसे पहला था लिमिटेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। बहुत सारे बच्चों ने इसमें यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मीनिंग समझा दिया। 4 पॉइंट्स ही डिफाइन करने हैं हमें। मैं फटाफट बता रही हूँ, नीचे आपको पेपर जो सॉल्व है, जो आंसर प्रोवाइड है, उसमें सब कुछ गिवन है क्लियरली, लैंग्वेज के साथ गिवन है कि किस किस तरीके से लिखना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट लिखो, बट लिखो उसकी लिमिटेशन क्या क्या होती है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग की लिमिटेशन, चलो मीनिंग लिख दिया ऊपर, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या होती है चलेगा, बट सब कुछ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग ही मत लिखते जाओ। उसकी डेफिनेशन, उसके ऑथर की डेफिनेशन वो मत लिखो, वो नहीं चाहिए उनको, सिर्फ लिमिटेशंस चाहिए। लिमिटेशंस क्या क्या होती है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग की सबसे पहली लिमिटेशन तो ये होती है कि पॉसिबल नहीं होता कि सेम कॉन्सेप्ट, सेम पॉलिसीज़ हम हर फॉर्म में अडॉप्ट कर दें, क्योंकि यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कहता है कि सेम कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट यूज़ करिए इन ऑल कंपनीज। अगर आप एक ही इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, सिंगल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो सब जगह सेम पॉलिसी फॉलो करो, बट ये पॉसिबल नहीं होता बिकॉज सर्कमटेंसेस अलग अलग होती है जहां आप वर्क कर रहे हो, वर्किंग कंडीशंस अलग होती है, प्रोसीजर अलग होते हैं, मेथड्स अलग होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो अडॉप्ट करते वक्त जो लिमिटेशन दिमाग में आती है वो यही आती है कंपनीज़ के, कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी से सर्कमटेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू पे, मेथड्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे, प्रोसीजर के पॉइंट ऑफ व्यू पे अलग अलग है, तो हम सेम कॉन्सेप्ट, सेम मेथड्स कैसे यूज़ कर लें। तो फर्स्ट लिमिटेशन तो ये हो गई हमारी। सेकेंड लिमिटेशन हमारी होती है कि कोई भी कंपनी, आज कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अपनी इंफॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता, चाहे वो कॉस्ट से रिलेटेड हो या रेवेन्यू से या सेलिंग प्राइस से या किसी और चीज़ से। एंड यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का बेस ही यही होता है कि आपको अपनी इंफॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर करनी है, बट इन कॉम्पिटिटिव मार्केट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई भी कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करे किसी भी तरीके की। तो इसलिए भी लिमिटेशन हो जाती है, इसलिए भी हम यूनिफॉर्म कॉस्टिंग नहीं यूज़ कर पाते, और करते हैं तो भी बहुत प्रॉब्लम्स आती है। थर्ड चीज़ होती है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज जो होती है, इंडस्ट्री है ना एक, तो स्मॉल कंपनीज जो हैं, एक इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, कोई तो बहुत बड़ा काम कर रहा होगा, कोई छोटे लेवल पे काम कर रहा होगा, तो जो स्मॉल कंपनीज हैं उनको मैक्सिमम टाइम ऐसा लगता है कि यूनिफॉर्म कॉस्टिंग ओनली यूज इन बिग फर्म्स,
स्मॉल फर्म्स कभी नहीं चाहती हैं या ये सोच लेती हैं अपने हिसाब से कि ये कॉस्टिंग मेथड, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मेथड ओनली बिग फर्म्स के लिए है, बिकॉज उनका तो बिजनेस लेवल ही बहुत छोटा हो जाता है, उनकी मेथड्स, उनकी सब चीज़ बहुत अलग हो जाती है उनसे, तो वहाँ भी प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कहता है सेम इंडस्ट्री में सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करो, कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट, बट एक ही इंडस्ट्री में बहुत फ़र्क होता है फर्म्स में, कुछ बहुत बड़ी होती है, कुछ छोटी होती है, कुछ मीडियम साइज़ होती है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। एंड लास्ट वन आती है कि ड्यू टू मोनोपोली कस्टमर को प्रॉब्लम हो जाती है, प्राइस बहुत इंक्रीज़ कर देते हैं कंपनीज वाले। कैसे करेंगे? एक इंडस्ट्री है, उसकी सारी कंपनीज़ ने डिसाइड कर लिया हमें यूनिफॉर्म कॉस्टिंग फॉलो करना है, चलो हम प्राइस शेयर करने के लिए भी तैयार हैं, हम अपनी कॉस्ट डाटा भी आपको बता देंगे, हम सब कुछ शेयर कर लेंगे, बट फिर वो अपनी एक मर्जी भी चलाएंगे, क्योंकि अब कोई कंपटीशन उनके बीच रहा ही नहीं है। उन्हें पता है कि हम जितने भी लोग हैं हमें मार्केट कैप्चर करना है, हमें ही प्रोडक्ट मार्केट में सेल करना है, तो वो अपनी इच्छा से अपनी मोनोपोली के अकॉर्डिंग प्राइस डाल देते हैं मार्केट में, तो सेलिंग प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये भी यूनिफॉर्म कॉस्टिंग की क्या हो गई? एक लिमिटेशन, राइट। तो ऐसे कुछ 4 पॉइंट्स, और भी बहुत सारी होगी, बट मैं बेसिकली 4 ही बता रही हूँ आपको। तो ऐसे 4 पॉइंट्स आपको लिख के आने हैं, 4 हैं, और पॉइंट पैराग्राफ राइटिंग मत कीजिएगा इस तरीके के क्वेश्चन में 1 2 3 4 ABCD। पैराग्राफ राइटिंग की बजाय अगर आप 1 2 3 4 या ABCD पॉइंट्स लगाएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। पैराग्राफ मत लिखो, मैं हर सब्जेक्ट के लिए कहूँगी आपको पैराग्राफ राइटिंग मत करिए। अगर कहीं आपको स्पेसिफिक पता लग रहा है कि हाँ इसको पॉइंट से डिफाइन कर सकते हैं, जब तक पॉइंट्स लिख सकते हो पॉइंट लिखो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था? नेक्स्ट पॉइंट था एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग। सिंक्रोनाइज मैन्युफैक्चरिंग को हमें प्रिंसिपल्स को बताना था कि क्या होता है सिंक्रोनाइज मैन्युफैक्चरिंग में, किस तरीके से हम सिंक्रोनाइज मैन्युफैक्चरिंग में प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। तो इसमें भी आप चाहो तो सिंक्रोनाइज मैन्युफैक्चरिंग को ऊपर थोड़ा सा डिफाइन करो और फिर उसकी सारी के सारे प्रिंसिपल्स लिख दो कि क्या क्या सिंक्रोनाइज पॉलिसीज़ में क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। सिंक्रोनाइज पॉलिसीज़ एक तो बॉटलनेक रिसोर्सेज को करती है, लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ बॉटलनेक रिसोर्सेज को बताती है, मतलब उनका यही मोटिव होता है कि बॉटलनेक जो चीज़ की कमी है हमारे पास में उसको कैसे ऑप्टिमम यूज़ करें, उसको कैसे बेस्ट यूज़ करें, तो वो उसको डिफाइन करती है। फिर रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन बताती है और ये बताती है कि एक बैच से दूसरे बैच में जो ट्रांसफ़र होने वाला है वो किस तरीके से हो। तो सिंक्रोनाइज पॉलिसीज़ क्या फॉलो करती है उसके प्रिंसिपल्स बताने हैं यहाँ पे आपको लिमिटेशन नहीं बतानी है उसकी, आपको प्रिंसिपल्स बताने हैं कि वो किस तरीके से वर्क करती है और किस तरीके से उसका वर्क यूज़ किया जाता है, राइट। नेक्स्ट था पैरेटो एनालिसिस। मैक्सिमम ने किया, हमें आता भी है, हम प्राइसिंग में पढ़ते भी हैं पैरेटो एनालिसिस। प्राइसिंग में अगर कोई भी कहीं भी पढ़ रहा होगा सबसे पहला थ्योरी क्वेश्चन यही उठा के दिया होगा कि पैरेटो एनालिसिस, डिफाइन मीनिंग ऑफ पैरेटो एनालिसिस, या पैरेटो एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। क्या होता है पैरेटो एनालिसिस में 80-20 या 70-30 का रेशियो चलता है। बट अगर हम सिर्फ ये बताएंगे तो उन्होंने ये नहीं पूछा है कि डिफाइन मीनिंग ऑफ पैरेटो एनालिसिस, उन्होंने पूछा है यूज़ ऑफ पैरेटो एनालिसिस। पैरेटो एनालिसिस कहाँ कहाँ यूज़ आता है वो हमें बताना है, तो उसका यूज़ बताना है। यूज़ कहाँ कहाँ होता है? पैरेटो एनालिसिस का यूज़ जो होता है वो आता है कि हम रैंकिंग दें कि हमारी सबसे पहला गोल कौन सा है, प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है हमें, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। मतलब पैरेटो एनालिसिस में एक सीक्वेंस बनानी होती है हमें कि सबसे पहले किस चीज़ को फोकस करना है, बाद में किसको करना है। हर एस्पेक्ट में हमें किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, किसको कम इंपॉर्टेंस देनी है, कौन हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, कौन हमारे लिए कम अच्छा है, कौन सी चीज़ हमारे बिजनेस को ज़्यादा गेन करवाएगी, कौन सी चीज़ कम गेन करवाएगी। तो पैरेटो एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्ट ही यही होता है। वो पता लगाते क्या क्या रीजंस हैं, कौन से ऐसी है जो की कस्टमर हैं हमारे या की प्रोग्राम्स हैं, और आइडेंटिफाई करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन सा लेना है, और मैक्सिमम रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करवाना सिखाते हैं। तो हमको उनका यूज़ बताना था। आप इस यूज़ में सब कुछ अलग अलग बता के आ सकते हो, ठीक है। ये बता के आ सकते हो कि आपको रैंक प्रोवाइड करनी होती है, गोल क्या है आपका, ऑब्जेक्ट क्या है, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना होता है। फिर आपको की क्वालिटी कस्टमर बताना होता है, की क्वालिटी प्रोग्राम्स बताने होते हैं। आपको वेरीफाई करना होता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन सा है और ऑपरेटिंग प्रोसेस कौन सा है, क्योंकि पैरेटो एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्ट होता है कि अलग अलग डिफाइन करिए कि कौन सी चीज़ मोर इम्पॉर्टेंट है और कौन सी लेस इम्पॉर्टेंट है, राइट।
गॉट इट। 4 पॉइंट्स लिख के आओ, उसमें भी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है 4 पॉइंट्स लिख के आइए, बट सिर्फ डेफिनेशन मत लिख के आइए पैरेटो एनालिसिस की, 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने वो 80-20 वाला सारा कॉन्सेप्ट, सारी थ्योरी लिख दी तो भी वो आपको सिर्फ 1 मार्क्स देंगे। 80-20, 70-30 में भी जो भी होता है दोनों जगह, कई कुछ बुक्स में कुछ मिल जाता है, कुछ में कुछ मिल जाता है। लास्ट था डिफरेंस बिटवीन स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी एंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी। ये भी बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम्स में। 4 to 5 अटेम्प्ट में से एक बार प्राइसिंग के क्वेश्चन में से ये आ ही जाता है, डिफाइन स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी एंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी। फिर मैं आपको कहूँगी कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको डिफरेंस लिखने हैं, तो डिफरेंस में अपनी अप्रोच इस तरीके से लिखने की रखिएगा। एक और कर लीजिए अगर आपको लगता है कि बेस ऑफ डिफरेंस, अगर नहीं लगता तो स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी, पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ। अगर किसी भी सब्जेक्ट में किसी दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस बता रहे हैं आप, तो इस तरीके से प्रेजेंट करिए। पैराग्राफ राइटिंग मत करिए जहाँ तक आप नहीं कर सकते, मतलब जहाँ भी आपको लगता है कि नहीं इस क्वेश्चन को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस पॉइंट को हम अच्छे से बता सकते हैं, इस तरीके से प्रेजेंट करिए। पैराग्राफ राइटिंग मत करिए सब सब्जेक्ट्स में, चाहे वो ऑडिट हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो इसका में पढ़ रहे हो आप, किसी भी जगह पे पढ़ रहे हो। क्या बताना है स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी में? बट ऑब्वियस हमें पता ही होता है। 4 पॉइंट्स दीजिएगा इसमें भी, दोनों में डिफरेंस। स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी में हाई प्राइस होती है इनिशियल स्टेज पे, पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी में प्राइस लो होती है, इनिशियल स्टेज पे प्राइस लो होती है, बिकॉज ये अपोजिट चलती है ना दोनों। स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी में ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना एट इनिशियल स्टेज। पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी में ऑब्जेक्ट क्या होता है? मार्केट को कैप्चर करना, या कंपटीशन के इतना कंपटीशन है मार्केट में कि हमें अपनी पोजीशन बनानी है, राइट। स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी में डिमांड क्या होती है? इलास्टिक होती है, इनइलास्टिक होती है? इनइलास्टिक होती है। और पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी में डिमांड नहीं होती है, जो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्ट होता है बड़े से मार्केट में उसको कैप्चर करना, तो स्टे आउट प्राइसिंग होती है ये, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? कहाँ लगती है स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी? हर जगह, जहाँ भी पढ़ा होगा सब जगह एक ही एग्जाम्पल पढ़ा होगा, मोबाइल फ़ोन, उसी जगह लगती है स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी, क्योंकि स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी में होता ही यही है, जल्दी से जल्दी प्रॉफिट कमा लो, दूसरे आए तब तक। तो ये कहाँ कहाँ लगता है? ये सारी टेक्नोलॉजीज़ में लगता है, टीवीज़ में लगता है, सारे इलेक्ट्रिक्स आइटम में लगता है, मोबाइल्स में लगता है। ये कहाँ पे लगता है? ये वहाँ लगता है जब प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है, आपकी कंपनी नहीं है और वो नया मार्केट में अपना प्रोडक्ट लेकर आ रही है, तो वहाँ कौन सी पॉलिसी लगती है? पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी। इस तरीके से 4 पॉइंट्स कर दीजिए। आपको कोई और पॉइंट याद आ रहा है? कुछ और पॉइंट्स लिख दीजिए, बट लिखिए इस तरीके से। ये हमारा पूरा था नवंबर 2016 के एग्ज़ाम्स के सजेस्टेड आंसर। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया, कुछ को लगा भी होगा पढ़ते पढ़ते मैडम ने इतना डिटेल में क्यों समझाया, बट वो मेरा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट था कि अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको पता लग जाए कि इसको करना कैसे है, और इसके बेस पे मैंने मैक्सिमम ये ट्राई किया कि अगर इसी तरीके का कोई क्वेश्चन आता है जो हमने यहाँ किया है, तो एटलीस्ट वो आप कर पाएँ। मतलब ये 7 क्वेश्चंस में ए बी करते हुए हमने कुछ क्वेश्चन कवर किए, तो वहाँ वो कॉन्सेप्ट अगर कवर हो रहा है तो दूसरी जगह आपको प्रॉब्लम नहीं हो उस क्वेश्चन को समझने में, या ये नहीं लगे कि मैडम ने ये करवाया था सेम क्वेश्चन वापस आया मुझे नहीं आ रहा है, वो आ जाए आपको, ठीक है। गुड लक, ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम में होने वाली मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए और अपने फ्यूचर में मार्क्स को बहुत अच्छे से इंक्रीज़ कीजिए। थैंक यू।